तो बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, एडवांस एंट्री की, जर्नल की एडवांस एंट्री। देखो पहली एंट्री यहां पर आती है, आज की जो करने वाले हैं वो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से आते हैं बेटा जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बेटा समझते हैं पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड मतलब खर्चे बनते हैं बट आपने पे नहीं करे हैं। खर्चे चढ़ गए हैं, बनते हैं बट पे करे नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, सुनते रहे ना मेरे बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारी बातें बोलूंगा, ठीक है ना, एमसीक्यू से रिलेटेड बातें बोलूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चे बनते हैं बट पे नहीं करे हैं। तो बेटा क्या मानेंगे, हम बोलेंगे खर्चे तो बनते हैं ना, अकाउंट कहता है खर्चा पे करा ये नहीं करा, ये मैटर नहीं करता, खर्चा तो है ना, हाँ है। और एक्सपेंसेस क्या करते हो, डेबिट करते हो ना, हाँ करते हैं। तो कहते हैं एक्सपेंसेस को खर्चा मान के क्या कर लो, डेबिट कर लो, ओके। और क्योंकि आपने पे नहीं करे हैं तो उन्हें लायबिलिटी मान लेना, क्योंकि पे नहीं करे तो लायबिलिटी बन गई, मतलब पैसा पे करना बाकी है। लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा होता है डेबिट, ये तुम्हारा एक्सपेंस है, यानी कि ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है मेरे बेटे जी, नॉमिनल अकाउंट है, क्लियर है, यानी कि एक्सपेंस वाला अकाउंट है। और ये तुम्हारा लायबिलिटी है, ये क्या बेटा तुम्हारा लायबिलिटी, कि तुम्हें भी पे करना बाकी, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। याद रखना सारी लायबिलिटी कहाँ जाती है, सारी लायबिलिटी पर्सनल में जाती है, कहाँ जाती है, पर्सनल में। और पता क्या है, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये नेचुरल आर्टिफिशियली रिप्रेजेंटेटिव है। तो याद रखना ये कौन सा अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, पर्सन में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, तुम्हें मिल जाए ऐसा लिखा रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, रेंट ड्यू बट नॉट पेड ₹1000 ऐसे। रेंट ड्यू, रेंट रेंट बनता है बट पे नहीं कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे रेंट पे तो करना ही है, तो रेंट को खर्चा मान के डेबिट कर दोगे। और क्योंकि पे नहीं करा है तो वो तुम्हारी बन जाएगी लायबिलिटी, लायबिलिटी मान के कर दोगे क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। 1000, 1000, ये एंट्री आएगी मेरे बेटे जी कुल मिला के आपकी। इसी की तरह मेरे बेटे जी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग की तरह क्या बनेगा मेरे बेटे जी, आउटस्टैंडिंग की तरह आपकी एंट्री बनेगी एक आउटस्टैंडिंग, इसे बोलते हैं एक्रूड, एक्रूड इनकम। अब आप कहोगे सर ये एक्रूड का मतलब क्या होता है, ऊपर था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नीचे मैंने बोला एक्रूड इनकम। बेटा एक्रूड का मतलब क्या होता है समझना, एक्रूड का मतलब होता है अर्न, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न, हमने इनकम कमा ली है बट नॉट रिसीव, बट मिली नहीं है। अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम बनती है बट मिली नहीं है। देखो याद करना, मैं आपको ना एक काम कर दो, आउटस्टैंडिंग की तरफ दोबारा लेके चलता हूँ। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा बनता है बट पे नहीं करा। जैसे मान के चलो आपके ऊपर फीस ड्यू हो गई है बट आपने पे नहीं करी, यानी कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको फीस पे करनी है बट आपने पे नहीं करी है, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, आप अपनी बुक में एंट्री क्या बनाओगे, आप बोलोगे फीस पे करना हमारा खर्चा है, खर्चा मान के करते हैं डेबिट, क्योंकि पे नहीं करी है तो मेरे बेटे तुम्हारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तुम लायबिलिटी बन के क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, फीस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग फीस, जो भी अमाउंट है, बोलो हाँ ये ना। लेकिन बेटे ध्यान से सुनो, जो तुम्हारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना वो मेरा एक्रूड इनकम बनेगा, क्योंकि तुम्हारा जो खर्चा है, जो तुम्हारा जो तुम्हारा खर्चा है वो मेरी इनकम है, जो तुम्हारा खर्चा है वो मेरी इनकम है। देखो एक्रूड इनकम का मतलब क्या बताया, अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम मैंने कमा ली है, इनकम मैंने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं है। पता है अर्न करने में और रिसीव करने में अंतर होता है, रिसीव करने का मतलब होता है पैसे का आ जाना, अर्न करने का मतलब होता है कि जो काम करने से मैं पैसा कमाऊंगा उस काम को कर देना।
जैसे कि बेटा मुझे अगर पैसे कमाने तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है तो मैं बोलूंगा मैंने पढ़ा दिया है, मुझे मैंने फीस अर्न कर ली है, बट मुझे मिली नहीं है, मैंने कमा लिया है फीस। मतलब मेरा हक बन गया है कि मैं तुमसे पैसा मांग सकता हूँ। अर्न करने से हक बन जाता है पैसा मांगने का, तो इसे बोलते हैं अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम मैंने कमा ली है बट मुझे मिली नहीं है। तो अब इसमें एंट्री क्या बनेगी? इसमें अकाउंट कहते हैं कि देखो तुम्हारी इनकम तो बन गई है ना, हाँ बन गई है। तो जैसे इनकम को तुम क्या मान लो, इनकम होती है क्रेडिट, तो तुम इनकम को क्रेडिट मान के क्रेडिट कर दो, इनकम क्रेडिट कर दो। क्योंकि तुम्हें इनकम मिली तो नहीं है, पैसा तो आया ही नहीं है, डेबिट वोट कम्स इन तो हुआ ही नहीं है। हाँ है ना? तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये एसेट बन जाएगी कि तुम्हें पैसा लेना है। तो तुम इसे क्या कर दो, एक्रूड इनकम मान के, एसेट मान के, एसेट क्या होती है, डेबिट होती है ना, एक्रूड इनकम मान के एसेट होती है डेबिट, डेबिट कर दो। तो कुल मिला के बेटा ये तुम्हारी होती है एसेट। और ये पता है कोई पूछे पर्सनल होती है रियल होती है, तो तुम बोलना ये भी पर्सनल अकाउंट होता है एक्रूड वाला। जहां पर भी एक्रूड या आउटस्टैंडिंग में वो सब पर्सनल होते हैं। और ये भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कौन से होते हैं मेरे बेटे जी? रिप्रेजेंटेटिव। कौन से होते हैं मेरे बेटे जी? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है ना? ये भी पर्सनल होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हाँ इनकम, ये इनकम है, ये तो नॉमिनली होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इधर भी इनकम लिखा होता है, इधर भी इनकम लिखा होता है, तो बच्चे इसे भी नॉमिनल कह देते हैं। बेटे ये एक्रूड इनकम है और ये इनकम है। अगर एक्रूड लगा हुआ है तो ये एसेट है, पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव है। खाली इनकम होता तो ये नॉमिनल होता। अब जैसे अगर मैं बोलूं, तुम जैसे तुम्हारे ऊपर फीस ड्यू हुई, तो तुमने एंट्री क्या लगाई, तुमने एंट्री ये लगाई, तुमने एंट्री ये लगाई। बोलो हाँ ये ना, हाँ भैया लगाई तो यही थी। अब मैं क्या एंट्री लगाऊंगा, देखो मैं बोलूंगा फीस मिलना मेरी इनकम है, तो मैं तो अपनी इनकम मान के क्रेडिट कर दूंगा किसको, फीस को। क्योंकि मुझे मिली नहीं है तो मेरी बनेगी एसेट। भैया तुम्हारी थी लाइबिलिटी क्योंकि तुम्हें पे करना था, मुझे तो पैसा लेना है ना, तुम्हें फीस देनी है तुम्हारी लाइबिलिटी, मुझे लेना है मेरी एसेट, डेबिट, जो भी अमाउंट होगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो बेटा जो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग होता है ना बच्चों, वो मेरा एक्रूड होता है। तो बट ऑब्वियस बात है, किसी का खर्चा होगा तो किसी की इनकम भी बनेगा, और ऐसे किसी की इनकम होगी तो किसी का खर्चा भी बनेगा। ये बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, इनकी एंट्री क्या होती है, पहला एमसीक्यू। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं, पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एसेट होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। ये तुम्हारे एमसीक्यू बन रहे हैं। अब ऐसे ही इसमें तीसरी ट्रांजेक्शन आती है, कौन सी? इसमें तीसरी ट्रांजेक्शन आती है तुम्हारी प्रीपेड एक्सपेंस की। कौन सी आती है बेटा जी? प्रीपेड एक्सपेंस। आप प्रीपेड एक्सपेंस को आप प्रीपेड एक्सपेंस को एडवांस एक्सपेंस के नाम से भी जान सकते हो। यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस मतलब एडवांस में पे कर देना। तो बेटा देखो इसकी एंट्री में दो तरीके से सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि बेस्ट तरीका कौन सा होता है जो प्रैक्टिकल दुनिया में अडॉप्ट किया जाता है। पहले तो आप इसको नॉर्मल तरीके से समझो, खर्चे एडवांस में पे कर देना। जैसे कि मान के चलो कि अभी अक्टूबर का महीना है, तुमने मुझे सितंबर और अक्टूबर की फीस, सॉरी अक्टूबर का महीना है, नवंबर और दिसंबर की फीस पहली पे कर दी। अब बुद्धि का यूज करना, तुमने अक्टूबर की तो पे करनी थी, वो तो तुमने पे कर दी, उसे छोड़ो, अक्टूबर मान लो चला गया। लेकिन तुमने मुझे नवंबर और दिसंबर की भी फीस दे दी, तो क्या मैंने तुम्हें नवंबर और दिसंबर पढ़ा दिया? तो तुम बोलोगे नहीं सर हमने तो, आपने पढ़ाया तो नहीं है। तो देखो तुमने फीस तो दे दी है, तुमने एडवांस पे कर दिया है, एडवांस में अपने अपना खर्चा पे कर दिया है। जो पैसा तुम्हें आगे पे करना था वो तुमने पहले पे कर दिया। यानी कि एक्सपेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड, प्रीपेड पहले पे कर देना। क्लियर है नहीं है? तो तुम्हारी जेब से क्या चला गया, पैसा चला गया, क्रेडिट वॉट गोज आउट। लेकिन जो तुम्हारी जेब से पैसा गया है, जो तुम्हारी जेब से पैसा गया है, जो तुम्हारी जेब से पैसा गया है, मुझे इतना बताना, क्या तुम्हें उस पैसे का बेनिफिट मिला है? यानी कि तुमने मुझे नवंबर दिसंबर की फीस तो दे दी है, बट तुम्हें अभी तक उसका बेनिफिट मिला नहीं है, तुम्हें बेनिफिट लेना है। और जब तक तुम्हें बेनिफिट नहीं मिल जाता ना मेरे बेटा जी, तब तक वो तुम्हारी क्या बनेगा, एसेट बनेगा। क्लियर ही नहीं है? तो एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो प्रीपेड के नाम से या एडवांस के नाम से डेबिट कर देना, जो भी खर्चा हो, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम जो भी हो, डेबिट। और तुम्हारी जब से क्या जा रहा है, पैसा, क्रेडिट वॉट गोज आउट, कैश है तो कैश, और बैंक के थ्रू जा रहा है तो बैंक, जो भी अमाउंट होगी वो लिख देना। एंड अगेन फिर कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये क्या होती है, तो तुम बोला भैया प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट होते हैं क्योंकि बेनिफिट लेना है, ये भी पर्सनल होता है, प्रीपेड भी, प्रीपेड एडवांस, और ये भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लियर ही नहीं है? ये भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लियर ही नहीं है? एक तो तरीका बेटा इस एंट्री का ये होता है, या मतलब आप एक तरीके से ये समझो, मैं अगर आपने आपने एडवांस फी पे करी है, तो तुम एंट्री क्या लगाओगे मेरे बेटा, तुम लगाओगे प्रीपेड फी अकाउंट डेबिट। क्या लगाओगे? प्रीपेड फी अकाउंट डेबिट,
कि आपने एडवांस में फी पे करी है, एक्सपेंस की जगह नाम लिखोगे खर्चे का, और तुम्हारी जब से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश या बैंक। अगर चेक के थ्रू पे करे तो बैंक लिखना, नहीं तो कैश लिख देना, जो भी अमाउंट होगी, तो तुम्हारी ये एंट्री बनेगी। लेकिन मैं बताऊँ, प्रैक्टिकल दुनिया में एंट्री कुछ और तरीके से भी बनाई जाती है, किसी और तरीके से भी एंट्री बनाई जाती है, बता के चल रहा हूँ। प्रैक्टिकल दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में एंट्री किसी और तरीके से भी बन सकती है। और तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर ऐसे किस तरीके से एंट्री बन सकती है। देखो, मैं ना एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, उस क्वेश्चन के साथ मैं बात को बताऊंगा। इधर देखो, तुम सभी जानते हो कि पूरे 12 महीने होते हैं तुम्हारे पास, होते नहीं होते, हाँ सर होते तो हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये तुम्हारे 12 महीने है, सपोज ये टाइम लाइन है, ये तुम्हारे 12 महीने हैं, ठीक है, ये 12 मंथ है। मुझे बताओ, तुम रेंट पे करते हो, सपोज ये तुम्हारे 12 मंथ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तुम्हारे 12 महीने हैं मान के चलो। तो मान के चलो तुम इन 12 महीने में रेंट पे करते हो। सपोज तुम्हारा रेंट जो है वो 1,000 रुपए पर मंथ का रेंट है। तो बुद्धि का प्रयोग करना मेरे बेटा, प्लीज सारे बच्चे ना बुद्धि का प्रयोग करना। तुम क्या करोगे, तुमने 12 महीने में 12 रेंट पे करोगे, हाँ सर, हर महीने के 12 महीने की 12 बार रेंट पे करोगे। रेंट पे करने की तुम एंट्री बार बार क्या बनाओगे, तुम बोलोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सही बात है, ये नहीं है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 1,000। पहले महीने भी ये एंट्री बनेगी, दूसरे महीने भी तुम क्या करोगे, सेम एंट्री बनाओगे, तीसरे महीने भी क्या बनाओगे, सेम एंट्री बनाओगे, रेंट 1,000 से, चौथे महीने भी ये एंट्री बनाओगे। और कितनी बार बनाओगे, ये टोटल एंट्री बनेगी तुम्हारी 12 टाइम्स, 12 बार एंट्री बनेगी। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो तुमने ना रेंट तुम डेबिट करोगे, वो 12 बार डेबिट करोगे, मतलब 12,000 से। सपोज अब मान लो, सपोज अब मान लो कि तुमने क्या करा, तुमने 1 महीने, 1 और 2, ये 2 महीने का रेंट और पे करा, 2 महीने का रेंट। अगर देखा जाए तुम्हारा साल तो यहीं पर ही खत्म हो गया। ये जो तुम 2 महीने का रेंट पे कर रहे हो, ये तुम नेक्स्ट ईयर का पे कर रहे हो, इनकी एडवांस रेंट पे कर रहे हो, बिल्कुल। लेकिन तुम नॉर्मल एंट्री बनाओगे। तुम अगेन एंट्री क्या बनाओगे, तुमने देखो 12 बार तो एंट्री बनाई दी होगी, तुम 13 टाइम्स और 14 टाइम्स में क्या करोगे, सेम ही एंट्री ठोकोगे कि रेंट तुम्हारा खर्चा है, खर्चा मान के कर दोगे डेबिट, और तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है, क्रेडिट वोट गोज आउट, नो रिसीवर नो गिवर, कुछ आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है, और डेबिट। तो तुमने क्या करा, 1,000 1,000, बोलो हाँ या ना। और यही एंट्री तुमने इधर 14 टाइम्स, मतलब जहां एंट्री 12 बार बननी थी किसी एक साल में, वहां एंट्री तुमने क्या करा, 14 बार बनाई है। तो बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपने कुल मिला के टोटल एंट्री ये बना दी होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, बुद्धि का प्रयोग करना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वो भी 14,000 से टोटल। टोटल 14 महीने में 14 बार एंट्री, मतलब 12 महीने में 14 एंट्री लगा दी आपने। रेंट 12 महीने का पे, 12 महीनों में 2 महीने का आगे का पे कर दिया ना एक तरीके से। बात क्लियर होगी नहीं होगी, एंट्री लगनी थी 12 की, लग गई 14,000 की, मतलब 2 महीने का आने वाला रेंट पे कर दिया। तो आप ऐसे कह सकते हो, नहीं कह सकते हो कि पैसा तो देखो इतना ही गया है, लेकिन इस 14,000 में, इस 14,000 में 2,000 रुपये एडवांस है। तो ये कहा जाता है कि इसमें से क्या करो, इसमें से एडवांस वाले को, जो प्रीपेड आपने पे करा है, उसे बाहर करो। तो देखो, प्लस को हटाने के लिए माइनस करते हो ना, ऐसे तुमने रेंट क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, तो क्या कर दो बेटा जी, क्रेडिट कर दो। तो रेंट को कर दो क्रेडिट, कितने रुपए से, 2,000 रुपए से, जो इस साल का नहीं है, जो आने वाले साल का रेंट है। क्योंकि ये कहा जाता है कि हम जब इस साल का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे ना, तो इसी साल का खर्चा लेना, और इसी साल का खर्चा तुम्हारा कितना बैठेगा, 12,000। जो 2,000 का खर्चा है वो इस साल का नहीं है, वो आने वाले सालों का है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो रेंट। रेंट डेबिट में, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दो, और डेबिट क्या कर दो, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब इसका बेनिफिट, ये रेंट जो हमने पे करा है इसका बेनिफिट नहीं मिला है, बेनिफिट लेना है। बात समझ में आई नहीं आई। तो एक एंट्री बन गई प्रीपेड रेंट टू रेंट। मतलब आप, अगर मैं इसकी यूनिवर्सल एंट्री बनाऊं, तो एंट्री क्या बनेगी, देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एक एंट्री ये बन सकती है, प्रीपेड, ऊपर और नीचे वाली दोनों एंट्री थी क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम लिख देना, टू एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम लिख देना, मतलब भाई प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, ये आप ये एंट्री भी बना सकते हो। और एक ऊपर वाली एंट्री है। भैया दोनों में बेटर कौन सी होती है, ठीक है ना भैया, दोनों में ये वाली, मतलब ये वाली बेटर है जो आपने पहले बताई है, ये जो बाद में बताई है। बेटा प्रैक्टिकल दुनिया में तो ये वाली एंट्री फॉलो की जाती है। तो बेटा मैं तो यही बोलूंगा कि बड़ी बड़ी कंपनी जब प्रैक्टिकली अप्रोचेस में ये लगाती हैं, तो आप भी इसी ट्रांजेक्शन को ही फॉलो करना। मेरे अकॉर्डिंग बेटर तो ये है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। अगर ऑप्शन में दोनों एंट्री दी जाती है ना,
तो मैं बताऊँ आपको, आप इस वाली पे राइट मार्कर आना मेरे बेटा, सबसे बेहतरीन एंट्री है। क्लियर है? अब आ जाओ, अब इधर देखो, जो तुम्हारे लिए प्रीपेड होता है ना मेरे बेटा जी, वो मेरे लिए अनर्ड होता है। जैसे आपने प्रीपेड फीस पे करी, आपने मुझे नवंबर और दिसंबर की फीस पहली पकड़ा दी थी, हाँ ये ना, ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड आता है अनर्ड इनकम। अर्न, अर्न, अर्न इनकम, अनर्ड इनकम, मतलब वो इनकम जो मैंने अभी तक अर्न नहीं करी, कमाई नहीं। इसे मैं कह सकता हूँ इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम पहली आ जाना, देखो वही वाली बात है ना कि मुझे नवंबर और दिसंबर की फीस पहली मिल गई है, जबकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। नवंबर दिसंबर की फीस मुझे पहली मिल गई है, जब तक मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, इनकम एडवांस में मिल गई है। इसे मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि मैंने रिसीव कर लिया इनकम, रिसीव्ड, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, बट मैंने अभी तक इसे अर्न नहीं करा, मतलब इसे कमाने के लिए जो मुझे काम करना है, जो मुझे पढ़ाना है, मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मुझे पढ़ाना बाकी, दैट इज मेरी लायबिलिटी बनेगा, पता है आपको, क्योंकि मैंने पैसा तो ले लिया, बट मैंने अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी है। मैंने पैसा तो ले लिया, बट मैंने अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी नहीं है। बात क्लियर होगी नहीं हुई? उस टाइम बोलते क्या मेरे बेटे जी? अनअर्ड इनकम। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? अनअर्ड इनकम, इनकम रिसीव इन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट करेंगे ना यूट्यूब पे? करूंगा। ओके सर। सर मैं लीव कर दूं अभी क्योंकि मेरे को कुछ काम है। ठीक है। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? तो अर्नड इनकम, इनकी इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकी रिसीव बट नॉट अर्न, मैंने इनकम कमा तो ली है, बट मैंने अर्न नहीं करी है, मतलब मैंने पैसा तो ले लिया, रिसीव कर लिया पैसा, बट मैंने पढ़ाया नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी। जब तक मैं पढ़ा नहीं दूंगा, पैसा मेरी जेब में है, बट उस पैसे में मेरा हक नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब क्या होता है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो एंट्री क्या होती है, मेरे पास पैसा तो आ गया, डेबिट वॉट कम्स इन, कैश आया तो कैश, और चेक में आया तो बैंक, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉट कम्स इन। टू, यहाँ पर आप इनकम इन एडवांस या अनर्ड इनकम लिख सकती हो, मतलब एक तरीके से इनकम का नाम अनर्ड इनकम या इनकम इन एडवांस। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अपने एग्जांपल में बात करूं, अगर मेरे पास फीस आई है तो मैं एंट्री क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा पैसा आ गया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या लिखूंगा? फीस इन एडवांस लिख दूं या अनर्ड फीस अकाउंट लिख दूं, बात मेरी वही बैठनी है। लेकिन मैं अगेन वही वाली बात बोलूंगा, इसकी एक एंट्री और बनती है। क्लियर ही नहीं है? इसकी एक एंट्री और बनती है। अगर किसी बच्चे ने मुझे इनकम दी होगी, मतलब फीस दी होगी, तो नॉर्मल पता क्या होता है, फीस कोई सी भी आए, नॉर्मल आए या आने वाले सालों की आए, एडवांस आए, नॉर्मली इनकम आने की एंट्री क्या बनती है? सिर्फ इनकम आने की एंट्री नॉर्मली क्या बनती है? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब फीस आ रही है मान के चलो। क्लियर है ये नहीं है? टू फीस, इनकम मान के क्रेडिट, बोलो हाँ ये ना। अब मान के चलो फीस आ रही है 15,000 रुपये, टोटल पूरे साल भर में फीस 15,000 रुपये आई, बट इसमें ना एक्चुअली क्या था, जो 3,000 रुपये हैं वो आने वाले साल के आ गए, मतलब वो इस साल का पैसा नहीं है, मतलब इस साल का पैसा खाली कितना है? 12,000। तो ये कहा जाता है कि जिस साल का तुम्हें प्रॉफिट लॉस निकालना है ना, उसी साल की इनकम लेना। तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसमें 3,000 तो आने वाले साल हो गए हैं, तो वो हटाओ। तो इसकी एक एंट्री यही बन सकती है, इनकम क्या है? क्रेडिट है, हटाने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट। तो तुम क्या करोगे? फीस को हटा दोगे और उसे क्या बोल दोगे? अनअर्ड फीस बोल दोगे, मतलब वो फीस जो इस साल की नहीं है, वो इनकम जो साल की नहीं है। एक एंट्री बेटे ये भी बन सकती है आपकी। अगेन वही वाली बात, बेटर कौन सी है? ऑब्वियसली बात है, मैं बेटर इसे ही बोलूंगा। अब बेटा देखो, इसमें एक एंट्री और बता रहा हूं बेटे, जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की एंट्री बहुत ज्यादा आती है। देखो मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स क्या होता है, नॉर्मली बच्चे से खर्चा मान लेते हैं, और बच्चे तुम क्या करते हो, सुनो मेरी बातों को, इनकम टैक्स को खर्चा मान के एंट्री क्या बना देते हो? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मतलब इनकम टैक्स खर्चा खर्चा मान के डेबिट, और तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है टू कैश या बैंक अकाउंट। बच्चों तुम ये एंट्री बना देते हो एक्चुअल में, तुम एक्चुअल में ये एंट्री बना देते हो, जबकि ये एंट्री ना ये सही भी है और गलत भी है। मतलब गलत है और सही कैसे? देखो एक्चुअली क्या है, जो तुम्हारी 11वीं क्लास है ना मेरे बेटा, उसके अंदर जितनी भी अकाउंटिंग बताई गई है, सिखाई जा रही है, वो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई जा रही है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तुमने बीएससी के अंदर पढ़ लिया होगा कि सोल प्रोप्राइटर कौन होता है। सोल प्रोप्राइटर वो बंदा होता है, वो इंसान होता है, ठीक है, जो अकेला व्यापार करता है
और उसी का प्रॉफिट होता है, उसी का लॉस होता है। मतलब उसकी दुकान जो कमा रही है, जो दुकान कमा रही है वही प्रोपराइटर कमा रहा है, जो प्रोपराइटर कमा रहा है वही दुकान कमा रही है। मतलब बिजनेस की और मालिक की कमाई एक होती है। बोलो हाँ या ना। तो इसमें कहा जाता है कि ना, जो दुकान होती है, दुकान के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होता। सोल प्रोपराइटर के केस में क्या होता है, ओनर के ऊपर ही इनकम टैक्स लगाया जाता है। मतलब ये बोला जाता है कि जो इनकम टैक्स है वो ओनर का है, वो ओनर का खर्चा है, ओनर का पर्सनल खर्चा हो जाता है ना। ओनर का इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन जो वो इनकम टैक्स पे करेगा ओनर, वो कहाँ से पे करेगा, अपने बिजनेस से पे करेगा। तो बिजनेस क्या बोलेगा, मतलब हम तो बिजनेस है, हम क्या बोलेंगे कि मालिक बिजनेस से पैसा निकाल रहा है और अपना इनकम टैक्स पे कर रहा है। सुनते हैं ना, मालिक बिजनेस से पैसा निकाल रहा है और अपना इनकम टैक्स पे कर रहा है, हम तो ये मानेंगे मेरे बेटा जी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो हम तो बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसे, हम इसी को क्या बोल देंगे, ड्राइंग बोल देंगे, कि मतलब मालिक अपना पर्सनल खर्चा पे कर रहा है। तो बेटा सोल प्रोप्राइटर के केस में जो एंट्री बनती है वो बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, जो नॉर्मल ड्राइंग की एंट्री होती है। क्लियर ही नहीं है। एक बच्चे के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया था, तो उसने क्या करा था, इस पे टिक ना करके इस वाली एंट्री पे टिक मार दिया था, जो कि गलत हो गया था। क्योंकि तुम्हें जो 11th में अकाउंटिंग दी जा रही है वो ये दी जा रही है। सर ये वाली एंट्री कहाँ पर सही है, सोल प्रोप्राइटर को छोड़ के कहीं पर भी लगा लो, वहां पर सही है। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, हर जगह ये एंट्री बनती है, इनकम टैक्स टू कैश बैंक। ठीक है ना, हर जगह ये एंट्री सही है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में ये वाली एंट्री होती है। तो तुम्हें ना नॉर्मली 11th के बेस पर इस वाले जवाब पर आंसर टिक करना है। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, बोलो हाँ या ना। ये मेरे बेटा इनकम टैक्स की तुम्हारी एंट्री है। एक बार एक काम से नोट्स को ओपन कर लेते हैं, अगर कोई और एंट्री बची रही होगी तो उसको भी हम हैंड टू हैंड क्या कर लेंगे, अभी के अभी कवर अप कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ। देखो, अब बेटा बात कर रहे हैं लेजर की थ्योरी की, सुनते रहना मेरे बेटा जी। लेजर की थ्योरी, लेजर ऑल्सो नेम्ड एज प्रिंसिपल बुक। बेटा मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर दिया था कि लेजर को तुम प्रिंसिपल बुक के नाम से भी जानते हो। सर प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या होता है कि बेटा इसे प्रिंसिपल बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेजर जो होता है ना, वो रनिंग बिजनेस में तुम्हें इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। क्या इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है कि पैसा किससे लेना है, मतलब तुम्हारे डेटर कौन कौन है, पैसा किसको देना है, मतलब तुम्हारे क्रेडिटर कौन कौन है, कितना खर्चा हो गया, कितना एक्सपेंस हो गया, कब कितना पैसा आया, किस कारण से आया, कहाँ आया, कैश में आया बैंक में आया, कब कितना पैसा गया, कहाँ गया, कैश में गया बैंक में गया, किस कारण से गया, कितना पैसा था, कितना है, कितना बच रहा है ना, कैश कंट्रोलिंग बताता है। ये सारी बातें तुम्हें लेजर देना शुरू कर देता है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी, प्रिंसिपल बुक का नाम देते हैं। लेजर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, मैंने बता दिया ये वाली बात। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, ठीक है ना, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्डेड एंट्री आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड। मतलब इसमें पता क्या होता है, लेजर के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, जो जर्नल के अंदर जो एंट्री रिकॉर्ड हुई होंगी, उनको वो क्या करते हैं, क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई का मतलब होता है कि सपोज मान के चलो, कैश कैश वाली एंट्री अलग कर देगा, बैंक बैंक वाली एंट्री अलग कर दे। क्लासिफाई, कैश कहाँ कहाँ डेबिट हुआ, कैश कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ, बैंक कहाँ कहाँ डेबिट हुआ, बैंक कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ, किस डेट पे हुआ, किस कारण से हुआ, सारी बातें। अगर कोई मिस्टर राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, डेटर क्रेडिटर, सबकी राम वाली एंट्री अलग, श्याम वाली अलग। मतलब फ्रूट चार्ट है ना, उसे क्लासिफाई करता है, अलग अलग कर देता है, ग्रुप करता है। मतलब एक तरीके से सेम बंदे की एंट्री, सेम अकाउंट सेम बंदे की एंट्री एक जगह कर देगा, इकट्ठी कर देगा एंट्री, दैट इज क्लासिफाई, जिससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें। क्लियर है ये नहीं है। मेनली प्रिपरेशन ऑफ लेजर है, लेजर्स प्रोसेस इन्वॉल्व आर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। कहते हैं भैया लेजर को सीखने के लिए सिर्फ दो शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, पोस्टिंग और बैलेंसिंग। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो पोस्टिंग और बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम चाहो तो इसमें एक बात और एड ऑन कर सकते हो, कास्टिंग वर्ड। तो बैलेंसिंग, कास्टिंग, पोस्टिंग, इन शब्दों को भी ऐड कर सकते हो। इन तीन शब्दों की रिक्वायरमेंट होती है लेजर को बनाने के लिए, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, कास्टिंग। फिर लिखा है ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट credit aspect of journal entry into debit credit aspect of ledger account is called posting। ध्यान से पढ़ो, ये तुम्हारा एक अपने आप में एमसीक्यू क्वेश्चन है। ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री में जो डेबिट क्रेडिट हुआ है उसे लेजर के डेबिट क्रेडिट में डाल देना, लेजर के डेबिट क्रेडिट में डाल देना, वो पोस्टिंग कहलाता है। मतलब इन्होंने पोस्टिंग डेफिनेशन बताई है, मैं तुम्हें पोस्टिंग डेफिनेशन बताऊँ सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। जो तुम्हारी जर्नल एंट्री होती है ना, उसे लेजर के अंदर ही डालना,
उस जर्नल एंट्री को लेजर के अंदर ही डाल देना क्या कहलाता है? पोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बेटा जी? पोस्टिंग कहलाता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब आगे चलो बेटा, देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसने जरा ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूँ, पेन का कलर चेंज कर दूँ, रेड कर देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे ना तुम्हें देखो नजर आ रहा होगा, ये देखो और ये देखो, देखो नजर आ रहा है। तुम इधर ये है तुम्हारा टी टी अल्फाबेट, दैट इज टी शेप फॉर्मेट। क्या नजर आया? टी शेप फॉर्मेट नजर आया। ये टी शेप फॉर्मेट मतलब लेजर के अंदर तुम कौन सा फॉर्मेट यूज करते हो? टी शेप फॉर्मेट यूज करते हो। कौन सा फॉर्मेट यूज करते हो मेरे बच्चों? टी शेप फॉर्मेट यूज करते हो। देखो टी के इधर जाओगे तो डेबिट दिखेगा, मतलब आप टी के लेफ्ट में जाओ और टी के राइट में जाओगे तो तुम्हें क्रेडिट नजर आएगा। क्लियर है ये नहीं है? डेबिट मतलब आपका उल्टे हाथ की तरफ डेबिट होता है और सीधे हाथ की तरफ तुम्हारा क्रेडिट होता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? फॉर्मेट बिल्कुल सेम दिखेगा। देखो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें जरा सा भी याद हो कि हमने ये सीखा था कि जर्नल के फॉर्मेट में वहाँ एलएफ आता था, लेजर फोलियो, यहाँ आता है जर्नल फोलियो, मतलब वहाँ आता था एलएफ, यहाँ आता है जेएफ। ये एलएफ और जेएफ आपस में कनेक्टेड है, इसका लॉजिक मैं दूंगा, चिंता मत करो। ईयर का मैं डेट का फॉर्मेट तो पहले बता चुका हूँ कि वाईएमडी, पूरी अकाउंट में फॉर्मेट यही चलता है, वाईएमडी फॉर्मेट। याद रखना मेरे बेटे जी, यहाँ पर टू यूज होता है और यहाँ पे बाय यूज होता है। इसे आप डेबिट साइड या टू साइड भी कह सकते हो, इसे आप क्रेडिट साइड या बाय साइड भी कह सकते हो। बस। और देखो ये लिखा है, यूसेज ऑफ लेजर। लेजर के क्या क्या यूसेज है? क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, तुरंत इंफॉर्मेशन देगा, क्विक इंफॉर्मेशन। क्लियर है नहीं है? कंट्रोलिंग ऑन ट्रांजेक्शन, कंट्रोल ट्रांजेक्शन के ऊपर कंट्रोल करवाता है। और हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद में ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमारी मदद करता है। मतलब बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तुम्हारे T2 को आने वाला चैप्टर है ये। फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमारी मदद करता है क्या? ये लेजर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब इधर देखो, इन्होंने ना बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट और कास्टिंग का ना एक वो बता रखा है कि बैलेंसिंग और कास्टिंग क्या होती है। तो एक काम करते हैं, इसको ना जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको पढ़वाऊंगा, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने उतनी थ्योरी पढ़वा दी है जितना तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये तो प्रैक्टिकल समझने के बाद ही आएगा। क्लियर है? चलो बाद में हम ट्रायल बेस के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो कुल मिला के मेरे बेटा जी आज का लेक्चर ये था, जिसमें हमने एडवांस एंट्री कवर अप कर ली अपनी और अपनी लेजर की थ्योरी कवर अप कर ली। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेजर के क्वेश्चन करके देखेंगे। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.